क्लासों में हम साहित्य में प्राचीनकालीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन साहित्यकारों के बारे में पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लोक साहित्यकारों के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सिंगा जी के बारे में और सिंगा जी के बारे में हम पढ़ते हैं तो इनका जन्म हुआ था बड़वानी और खजूरी गांव में और जो गांव है पश्चिमी निमाड़ में। इनकी समाधि का स्थल है खंडवा और यहीं पर खंडवा में एक सिंगा जी मेला भी लगता है। इनका उपनाम है मालवा एवं निमाड़ के संत कबीर के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसके नाम से? मालवा एवं निमाड़ के संत कबीर के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनकी रचना के बारे में अगर हम पढ़ें तो सात बार 15 तिथि, 12 मास, शरद, दोषबोध, देश की वाणी, आत्मध्यान, बाढ़ हमारी, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। ये सभी इनकी रचनाएं हैं। आगे हम पढ़ते हैं जगनीक के बारे में। जगनीक चंदिलवसी राजा परमर्दी देव के दरबारी कवि रहे हैं। किसके? परमर्दी देव के कवि रहे हैं और इनकी रचनाएं हैं आलाखंड, परिमल रासो, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। सिंगाजी श्री राम परिहार ने सिंगाजी के जीवन पर कहे जन सिंगा नामक पुस्तक लिखी। किसने? सिंगाजी श्री राम परिहार ने सिंगाजी के जीवन पर कहे जन सिंगा नामक पुस्तक लिखी। श्री राम नारायण उपाध्याय के ने सिंगाजी के जीवन पर सिंगाजी का एक अध्ययन नामक पुस्तक लिखी और उसके बाद रमेशचंद्र गंगडारे द्वारा संत सिंगाजी पुस्तक लिखी गई जो कि इनकी जीवनी है। फिर 1934 में श्री सुकुमार पगारे द्वारा सिंगाजी की रचनाओं का संग्रहण करने हेतु सिंगाजी साहित्य शोधक मंडल की स्थापना की गई। कब? 1934 में सिंगाजी साहित्य शोधक मंडल की स्थापना की। किसने? सुकुमार पगारे ने। किसने की? सुकुमार पगारे ने स्थापना की। फिर हम पढ़ते हैं आलाखंड। आलाखंड की सर्वप्रथम पांडुलिपि फर्रुखाबाद में नियुक्त एक ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स एलियट के द्वारा 1865 में तैयार की गई थी, जिसमें 23 खंडों की पांडुलिपि को तैयार किया गया था। फिर 1873 में फतेहपुर के निवासी मुंशी रामस्वरूप ने आलाखंड की हिंदी भाषा में प्रकाशित किया। उसके पश्चात जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा आलाखंड को बिहार में संकलित किया गया। विंसेंट स्मिथ ने आलाखंड को बुंदेलखंड क्षेत्र में संकलित करने का कार्य किया और जगनीक द्वारा आलाखंड बुंदेली बोली की उपबोली बनाफरी में लिखी गई। कब? जगनीक द्वारा आलाखंड बुंदेली बोली की उपबोली बनाफरी में लिखी गई। फिर वर्तमान में आलाखंड गायन की प्रसिद्ध कलाकार संजू बघेल मानी जाती हैं। कौन मानी जाती हैं? संजू बघेल वर्तमान में आलाखंड की प्रसिद्ध गायिका मानी जाती हैं। उसके पश्चात ईशुरी। ईशुरी इनका जन्म हुआ था झांसी के मेढ़की गांव में। कहाँ? झांसी के मेढ़की गांव में। और इनका संबंध कहाँ से था? इनका संबंध था ओरछा से। और बुंदेलखंड, इनको उपनाम क्या दिया गया? बुंदेलखंड का महाकवि, बुंदेलखंड का जयदेव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कई बार पूछ भी लिया जाता है। बुंदेलखंड भाषा के साहित्य शिखर पुरुष। और इनकी रचनाओं में ईशुरी की फाग, ठाकुर की फाग, ईशुरी प्रकाश, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। और ईशुरी सतसई, प्रेमिका रजाऊ, ये इनकी रचनाएं हैं। अब पढ़ते हैं घाक के बारे में। घाक के जन्म के बारे में इतिहासकारों में मतभेद दिखाई देता है, किंतु इनकी कार्यस्थली कन्नौज बताई जाती है। क्या बताई जाती है? इनकी कार्यस्थली कन्नौज बताई जाती है। फिर मौखिक परंपरा पर आधारित घाक की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन 1931 में राम नरेश त्रिपाठी ने हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद के माध्यम से किया। कब? 1931 में राम नरेश त्रिपाठी ने हिंदुस्तान अकादमी के नाम से इलाहाबाद में किया। किसने? 1931 में राम नरेश त्रिपाठी ने किया था। और ये अकबर के समकालीन माने जाते हैं, जिन्हें अकबर द्वारा चौधरी की उपाधि से संबोधित या सुशोभित किया गया। इन्होंने अपनी रचनाओं में कृषि परंपराओं की सूक्ष्म परतों का सुंदर चित्रण किया, इसलिए इन्हें कृषि पंडित के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो कि इनकी रचना है, घाक की रचना है, उनमें इन्हें कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कई सारी बातें की हैं, इसलिए इन्हें कृषि पंडित के नाम से भी जाना जाता है। घाक की रचनाओं का एकमात्र प्रामाणिक संग्रहण घाक और भंडारी नाम से प्राप्त होता है। क्या मतलब है इसका? घाक की जो रचनाएं हैं उनका जो प्रमाणिक संस्करण है, मतलब उन वो जो जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी घाक भंडारी नाम से प्राप्त होती हैं। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे हम नया से नया कंटेंट आपको लेकर आ सकें। धन्यवाद।